नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। स्वदेश आर में आप सभी का स्वागत है। देश ने इस दिवाली में जमकर आतिशबाजी देखी तो लोगों ने भी खूब खरीदारी की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के मुताबिक इस दिवाली लोगों ने करीब 1.25 करोड़ रुपए की शॉपिंग की है और इस शॉपिंग में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को तरजीह दी गई है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कोरोना की वजह से देश ने पिछले 2 साल जो मुश्किलें झेली, अब लोग उनसे कुछ राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। CAIT के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल से जानेंगे ऑन ग्राउंड कैसे दिख रहे हैं रिकवरी के संकेत। वहीं इकोनॉमिक रिकवरी भी शुरू हो चुकी है और इस रिकवरी में सबसे बड़ा हाथ है बैंकिंग सेक्टर का। देश के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट भी अब एक सुर में यही कह रहे हैं कि देश की इस रिकवरी में बैंकों पर भरोसा जताया जा सकता है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट अब शेयर बाजार में भी बैंकिंग शेयरों पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। इस मामले पर आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के CIO महेश पाटिल से जानेंगे कि शेयर बाजार में कैसे बैंक इस रिकवरी का हिस्सा बन रहे हैं। और साथ ही आज से देश का सबसे बड़ा IPO खुल गया है। ये है डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम का IPO, जो 10 नवंबर को बंद होगा। कंपनी इससे करीब 18,300 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद भी कर रही है और कंपनी ने इस IPO के लिए प्राइस बैंड 2080 से 2150 रुपए प्रति शेयर रखा है। वहीं देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी। आखिर क्यों है उनको ये उम्मीद, जानेंगे SBI चेयरमैन दिनेश कुमार खारा से खास मुलाकात में। तो पेटीएम का IPO आज से खुल गया है। पहले दिन इशू 18% भरा और IPO के जरिए कंपनी की 18,300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी है। IPO को एंकर निवेशकों से मिले शानदार रिस्पांस और वैल्यूएशन को लेकर कंपनी के प्रेसिडेंट और ग्रुप CFO मधुर देवरा से बात की हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने। हमारे साथ है मधुर दियोरा, टॉप मैनेजमेंट ऑफ PTM CFO प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच मधुर। आप लोगों के लिए तो आज इतना बड़ा दिन है। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने क्या मुहूर्त ली थी कि जो बड़ा IPO होगा वो 8 नवंबर को होगा, डिमोनेटाइजेशन के 5th एनिवर्सरी को होगा? ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा से ऐसे इसको डिजाइन किया था कि हम 8 नवंबर को ही आएंगे, लेकिन ऐसी इतनी भी अच्छी प्लानिंग नहीं थी हमारी। लेकिन ऐसा काफी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है कि एग्जैक्टली 5 साल बाद, जो आपने कहा डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर को, उसके एग्जैक्टली 5 साल बाद हमारा IPO खुल रहा है। एंड वो 5 साल में काफी चेंज हो गई है कंपनी, पार्टली बिकॉज ऑफ थोड़ा डिमोनेटाइजेशन के कारण, थोड़ा दूसरे बिजनेसेस के कारण, लेकिन काफी चेंज हो गई है। तो एग्जैक्टली 5 साल बाद हमारा IPO खुल रहा है। वो बहुत इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। चलो बात करते हैं कि अब आगे जाके क्या होगा। लेकिन मधुर, अगर आपका एंकर बुक देखा जाए, कंग्रेचुलेशंस, इट्स टर्न्ड आउट टू बी इंडियाज लार्जेस्ट एंकर बुक फॉर एन IPO। 8300 करोड़ रुपए रेज। इतने क्वालिटी इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे ब्लैक रॉक, CPP, IB, GIC, बहुत सारे हैं। तो ये अगर हम देखेंगे 45% ऑफ द इशू तो ऑलरेडी हो गया खत्म। इसको कैसे देखा जाए? आपने वैल्यू, इसका मतलब है छोड़ी हुई है टेबल में इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप IPO के एंकर बुक देखें तो एक तो है कि साइज क्या था उसका, तो 8,000 करोड़ से ज्यादा था। दूसरा कि हमारे इन्वेस्टर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। तो पहली बार ऐसा हमारे कंट्री में हुआ है कि कोई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने, नॉर्मली क्या होता है एंकर बुक में लोग 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे एंकर बुक में लोगों ने 1,000 करोड़ तक इन्वेस्ट किया है। तो एंड ये जो वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में हर ऑलमोस्ट एवरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स आए हैं। तो काफ़ी अच्छी बैकिंग मिली है हमें बिकॉज ऑफ ये एंकर राउंड में। और हमें ऐसा लगा कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी है, जो पेटीएम का मोमेंटम है, उससे हो सकता है कि हम उससे थोड़ा
ऊपर भी आईपीओ प्राइस कर सके। लेकिन हमें फिर लगा कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वर्ड के जिसको ब्लू चिप इन्वेस्टर्स का कहते हैं लोग, हमें उनके लिए और हम इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा आईपीओ को सेंसिबली प्राइस करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस नहीं करना चाहिए और जहाँ पर सब थोड़े कंफर्टेबल हो वहीं पे प्राइस करना चाहिए। तो हाँ, आपके क्वेश्चन के लिए मैं कह सकता हूँ कि हम थोड़ा ऊपर कर सकते थे इसको, लेकिन हमें ठीक लगा कि सारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी काफ़ी हम बैलेंस करें। काफ़ी बढ़िया हेडलाइन दे रहे हैं आप हमें कि आप इसको और भी ऊंचा बढ़ा सकते थे प्राइस बैंड को, लेकिन आपने नहीं किया। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, अगर हम देखें जो रीसेंट आईपीओज हैं, जोमेटो को बोला जाता था एक डुओपली है फूड डिलीवरी में, नायका में ऑलमोस्ट मोनोपली है। अगर हम कॉस्मेटिक्स बिजनेस को देखें, पॉलिसी बाजार को भी देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि मोनोपली है। लेकिन पेटीएम, हाँ आप बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, आप कहते हैं आप सबसे बड़े प्लेयर हैं इस फील्ड में, लेकिन बहुत सारी फिनटेक कंपनियां हैं। तो पेटीएम को इस तरह दौरान कैसे देखें जो आप वैल्यूएशन को भी आप कमांड कर रहे हैं? अगर पेटीएम का आप अगर स्केल देखें तो पहले तो आप स्केल देखें कि हम चाहे यूजर्स हो, चाहे मर्चेंट हो, चाहे ट्रांजैक्शंस हो, चाहे रेवेन्यूज हो, उसमें पेटीएम इज द नंबर 1 कंपनी इन इंडिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स होती हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स होती हैं, वो कहती हैं। तो वो एक हमने पोजीशन बनाया है। आपकी बात राइट है कि अगर आप ओवरऑल फिनटेक देखें, पेटीएम थोड़ा इकोसिस्टम है, इससे कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पेटीएम के संग हर बिजनेस में कम्पीट करती है। लेकिन कोई बिजनेस है पेटीएम जिसमें कोई कंपटीशन है, कोई बिजनेस है जिसमें कोई और कंपेटिटर है। तो अगर हम पेमेंट्स बिजनेस देखें तो उसमें जो कंपेटिटर्स हैं वो थोड़े यूपीआई वाले प्लेयर्स हैं, जो जिसमें पेटीएम का भी मार्केट शेयर है। लेकिन पेटीएम सिर्फ यूपीआई नहीं करता है, पेटीएम काफी सर्विसेज करता है, जैसे चाहे यूपीआई हो, चाहे कार्ड्स हो, चाहे वॉलेट हो। पेटीएम वॉलेट तो सबने सुना ही होगा, पेटीएम पोस्टपेड हो, जो अलग अलग सर्विसेज हैं। एंड सबको अगर मिला के देखा जाए तो हमारा जो रेवेन्यूज है वो सबसे ज्यादा है इंडिया में। और लास्ट ईयर हमने रिपोर्ट किया कि हम एक कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बोल के कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें हम प्रॉफिटेबल हो गए हैं एंड वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में और बढ़ गया है। तो अगर इन्वेस्टर्स हमारी वो ट्रेजेक्टरी थोड़ा ध्यान से देखें कि पेटीएम एज अ कंपनी एफिशिएंट हो गई है क्या एंड वो बढ़ती जा रही है क्या। और लास्ट ईयर में मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जो जून क्वार्टर खत्म हुआ उसमें हमने दिखाया कि वी ग्रो एट 62% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि लोगों को कोविड के टाइम भी थोड़ा ऐसा लगा कि फाइनेंशियल्स तो आपने दिखा दिए हैं, लेकिन अभी इसको हम कैसे समझें, क्योंकि कोविड ईयर तो काफी अनयूजुअल ईयर गया हमारा, लेकिन सभी कंपनीज का। तो इससे हमने जून के भी नंबर्स दिखाए जिसमें दिखाया कि 62% हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। तो अगर इन्वेस्टर्स वो सब देख के थोड़ा समझ सकते हैं कि पेटीएम का कितना बड़ा स्केल हो सकता है डिस्पाइट कंपटीशन। जो आप कह रहे हैं कि काफी कंपटीशन है मार्केट में, लेकिन डिस्पाइट दैट कंपटीशन इतना हम अच्छा काम कर पाए। चलो उसी साथ से हम सब ईटीना स्वदेश में आप सबको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। आपको देखते हैं कैसे चलता है ये आईपीओ। कोशिश तो यही है कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। एंकर बुक तो क्लोज हो चुका है, 45% ऑफ द इशू खत्म हो चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट मदर। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े आईपीओ को कैसा रिस्पांस मिलता है, इस पर तो सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन अगर बाजार की बात करें तो कारोबारी हफ्ते की जो शुरुआत है वो शानदार तेजी के साथ हुई है। निफ्टी करीब 150 अंकों के उछाल के साथ 18,050 के ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें करीब 550 अंकों का उछाल दिखा। सुबह के सत्र में बढ़त पे शुरुआत के बाद बाजार में तेज गिरावट भी आई थी, लेकिन निचले स्तरों से हमने रिकवरी भी देखी है। निजी बैंकों और फार्मा को छोड़कर चौतरफा तेजी का रुझान आज बाजार में दिखाई दिया है। बाजार का पूरा हाल समझा रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी।
बाजार में आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी में 150 अंकों से ज्यादा और सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके उलट ही आज बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा था और काफी ज्यादा दबाव यहां पर देखने को मिला। करीब 100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आज बैंक निफ्टी में रही और दबाव बनाया है आज निजी बैंकों ने। खास करके हमने देखा कि आज इंडसइंड बैंक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और वही आज बैंक निफ्टी पर दबाव बनाने का काम भी कर रहा था। ऑयल एंड गैस और पावर शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन वहीं निजी बैंक और फार्मा शेयरों में आज दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो आज टाइटन, आईओसी, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। लेकिन निफ्टी में कमजोरी दबाव बनाने का काम आज इंडसइंड बैंक कर रहा था। 10% की कमजोरी आज देखने को मिली इंडसइंड बैंक में। उसके बाद डिवीज लैब, एमएनएम और एसबीआई में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा पावर शेयरों में भी आज अच्छी तेजी थी। केसी इंटरनेशनल, सीमेंस, टोरेंट पावर और एनटीपीसी ये सभी शेयर्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। मेटल शेयरों में भी आज अच्छा रुझान दिखा। वेदांता, एनएमडीसी, एपीएल अपोलो और टाटा स्टील यहाँ पर भी आज अच्छी बाइंग देखी गई। और इसके अलावा रियल्टी शेयर आज भी मजबूत थे, जिसमें कि फिनिक्स मिल्स, आईबी रियल, प्रेस्टीज एस्टेट्स और डीएलएफ ये सभी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। शुक्रिया पूजा। आगे बढ़ते हैं। देश में इकोनॉमिक रिकवरी में बैंकिंग सेक्टर बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट और एबीएसएल एएमसी के सीईओ महेश पाटिल ने ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि इकोनॉमी के अच्छे दिन बैंकिंग सेक्टर की अगुवाई में ही आएंगे, इसीलिए निवेशकों को बैंकिंग स्टॉक्स पर खास नजर रखनी चाहिए। महेश पाटिल से बात की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। आप एक काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज फंड भी मैनेज करते हैं बिरला एएमसी पे। फाइनेंशियल्स पे इस समय आपकी क्या राय बन रही है? एसबीआई के चेयरमैन ने कुछ दिन पहले ही अपने रिजल्ट्स की कमेंट्री में बोला कि क्रेडिट ग्रोथ टेक ऑफ करने के पीरियड पे है, आ गई है लगभग, जो 2-4 साल से थोड़ी बहुत कंपनी स्पेसिफिक हो गई थी, लेकिन ब्रॉड बेस्ड क्रेडिट ग्रोथ नहीं अच्छी थी। सीवी फाइनेंसियर्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे भी सिमिलर कमेंट्री दे रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन ने ये बोला कि खूब मकान बिक रहे हैं और इसलिए वॉल्यूम्स अच्छे हैं होम फाइनेंसिंग कंपनीज पे। आपके पास ये सारा मिक्सचर है अपने फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में, तो इस सारी पॉकेट्स पे आपकी क्या राय बन रही है? फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, दिस सेक्टर विल डू वेल। तो यहाँ से जो हम इकोनॉमिक रिकवरी देख रहे हैं, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में, तो यहाँ से इकोनॉमी उभर के आ रही है और ये अगले कुछ सालों के लिए अच्छी रहेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और इसके चलते हुए एक तो क्रेडिट ग्रोथ जो कि सिंगल डिजिट में ओवरऑल ग्रो कर रहा था, वो अभी डबल डिजिट ग्रोथ आगे जाके हो सकता है। तो इसके कारण टॉप लाइन ग्रोथ बैंक्स की अच्छी होगी। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक बैंक्स में ज्यादा इम्पैक्ट आता है वो है कि एनपीएस का, क्रेडिट कॉस्ट जो बात करते हैं, राइट, जो बैड डेट्स और एनपीएस रहते हैं, उसके कारण प्रॉफिट्स में ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो बैंक के जो एनपीएस है वो काफी हद तक अभी जो रिजल्ट्स आए हैं और आगे जाके देख के ऐसा लग रहा है कि वहां पे पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी नीचे आएंगे। तो उसके कारण बैंक की प्रॉफिट्स में देयर कुड बी सम अपग्रेड्स कमिंग इन द क्वार्टर्स। एंड जैसे हमने देखा है कि कॉर्पोरेट का जो एनपीए साइकिल था वो 2 साल पहले ही पीक आउट हुआ था। उसके बाद कॉर्पोरेट्स में एनपीएस स्पेशली लार्ज कॉर्पोरेट्स में काफी कम हो गए थे और बाकी सेक्टर्स में भी लाइक मेटल सेक्टर जहाँ पे स्ट्रेस था वहाँ पे इम्प्रूवमेंट काफी आया बिकॉज मेटल प्राइसेस हैव गॉन अप। एंड रिटेल में जो कोविड की वजह से जो स्ट्रेस था तो वो भी इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे कम हो रहा है और आगे जाके आई थिंक जो क्रेडिट कॉस्ट वो काफी कम हो जाएगी। और वी आर इन द फेज वेयर अभी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफी बॉटम आउट हो गए हैं। यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे ऊपर ही आएंगे, उसके कारण भी बैंक्स को थोड़ा फायदा होगा, उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएंगी। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर यहाँ से अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए रिजल्ट्स में। और ये सेक्टर ऐसे देखा जाए तो वैसे भी वैल्यूएशन इस सेक्टर में ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले इतने महंगे नहीं हैं। सो रीजनेबल वैल्यूएशंस, improvement in profit growth going forward, I think should do well for the sector.
हालांकि एक इसमें ध्यान रखना चाहिए ये सेक्टर में कि इसमें भी काफी डिसरप्शन हो रही है। सो हालांकि मैक्रो आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, बट जो बैंक्स डिजिटल को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर रही है अपने बिजनेस के लिए, और उनको ज्यादा गेन होगा मार्केट शेयर गेन के लिए। और हमने देखा है कि अभी नई कंपनीज आ रही है, जो डिजिटल कंपनी डिसरप्ट कर रहा है, वो शायद थोड़ा टक्कर दे सकती है कुछ बैंक्स को। जो बैंक्स मजबूत हैं, इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिन्होंने डिजिटल को अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है, वो बैंक्स इस माहौल में आगे जाके will be winners and will continue to gain market share. Not only India but globally also we have seen that play out. Earnings growth अच्छी तरह से आ जाएंगी उभर के, and earnings growth भी अच्छी आ रही है। अभी देखे हैं लास्ट एक दो क्वार्टर में नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। ये साल की जो earnings growth है वो भी अराउंड 35% रहेगी निफ्टी की earnings growth। और इसके कारण and liquidity, right? Because enough liquidity which is there globally, so that is fueling the market. पर यहाँ से मार्केट इज नाउ फेयरली फैक्टरिंग इट, पूरी तरह से डिस्काउंट कर रहा है जो हालांकि जो सिचुएशन है इकोनॉमी की और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। तो यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आई थिंक इट विल बी मोर ड्रिवन बाय हाउ द रिकवरी प्लान्स आउट। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की रिकवरी है उसकी पेस कितनी स्ट्रांग होगी आगे जाके, उसके ऊपर निर्भर करता है कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जो थी मार्केट में, राइट, वो धीरे धीरे से अभी उसमें लिक्विडिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ग्लोबली भी हमने सुना है कि यूएस ने जो टेपरिंग अनाउंस की है नवंबर एंड से, एंड बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट विल बी ओवर। सो खाली लिक्विडिटी के बेसिस पे जो स्टॉक्स चल रहे थे, आई थिंक वो अभी स्लो डाउन हो जाएंगे और अर्निंग्स ड्रिवन ग्रोथ के कारण मार्केट आगे ऊपर जाएगा। और हमें लग रहा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी स्ट्रांग रहेंगी। ये साल तो अच्छी है बिकॉज ऑफ द लोअर बेस, बट आगे जाके भी FY23 के बाद भी इट शुड बी इन दी डबल डिजिट ग्रोथ। और उसके कारण आई थिंक दी अर्निंग्स ग्रोथ, बिकॉज हमने देखा है कि लास्ट 5-6 साल में कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो सिंगल डिजिट थी, राइट, 5-6% थी। अभी लग रहा है कि लास्ट ईयर FY21 despite COVID year was a good year. This year also FY22 will be around 30-35% growth. बट आगे जाके भी डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ कॉर्पोरेट की हो सकती है, बिकॉज हम काफी इकोनॉमी के बॉटम लेवल से ऊपर आ रहे हैं और काफी सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट दिख रही है। सिक्लिकल, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बात की हम लोगों ने, कैपिटल गुड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, मेटल सेक्टर भी काफी सेक्टर, इट्स अ ब्रॉड बेस्ड रिकवरी। और आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ ही आगे जाके मार्केट को सपोर्ट कर सकती है और मार्केट को नए लेवल पे लेके जा सकती है। तो ये तो हुई बाजार में बैंकिंग सेक्टर की अहमियत पर बात, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर की तरफ से आ रहे बिक्री के आंकड़े भी देश में इकोनॉमिक रिकवरी की ओर इशारा कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलने और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का असर एफएमसीजी कारोबार पर दिखाई देने लगा है। एफएमसीजी सेक्टर में तेज़ी तो दिखाई ही दे रही है, साथ ही उसके प्रीमियम सेगमेंट के आइटम्स की डिमांड में भी तेज़ी देखी जा रही है। इस बारे में तमाम डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी कृतिका अरोरा। जैसे जैसे कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रही हैं और मोबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होते जा रहे हैं, तो एफएमसीजी कंपनीज कहती हैं कि इस वजह से उनके जो प्रीमियम सेल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं, स्पेशली जो ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि HUL ने कहा कि उनके ब्रांड्स जैसे कि डव, ट्रेसेमे, लैक्मे, उनकी जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव हो गई हैं। और HUL ने अपने अर्निंग्स कॉल में पहले भी कहा था कि उनके डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो ऑलरेडी सितंबर 2019 लेवल के 3% पे है। तो इसी तरीके से मैरिको ने भी ET Now को ये बताया कि उनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट सेल्स हैं वो जुलाई सितंबर में उनका बेस्ट क्वार्टर था। उनका जो प्रोडक्ट है जैसे कि लिप बाल्म या फिर मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं, दे सॉ डबल डिजिट ग्रोथ। और अगर इसी तरीके से ये पेस कंटिन्यू रही तो आगे वो प्री कोविड लेवल्स तक जल्द ही पहुंच जाएंगी।
इसी तरीके से महेश गोयनका जो कि इमामी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि उनके कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स और जो लार्ज पैक्स हैं उनकी सेल्स अच्छी हो रही हैं, जैसे कि बोरो प्लस या फिर केश किंग ऑयल। तो प्रीमियम सेल्स ऐसी हैं जो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी म्यूटेड थी क्योंकि पैंडेमिक था और लोग नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब लोग बाहर निकल रहे हैं तो इनकी सेल्स बढ़ती जा रही हैं और कंपनीज कहती हैं कि इसी तरीके से ये रहा तो सेल्स अच्छी होंगी आगे भी क्वार्टर्स में। भारतीय बाजार और इकॉनमी कोविड के दौर की सुस्ती से बाहर निकल रही है। इसका संकेत दिवाली पर हुई खरीदारी के आंकड़ों से भी मिल रहा है। इस बार दिवाली पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की बम्पर सेल ने कारोबारियों का हौसला बढ़ा दिया है और ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन CIT के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने बम्पर खरीदारी को रिवेंज बाइंग मानने से इनकार किया है और ET Now स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि खरीदारी में ये तेजी आने वाले महीनों में भी बनी रहेगी। ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के हेड मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर खंडेलवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। लोग बता रहे हैं कि 10 साल में ऐसी दिवाली देखने को नहीं मिली। कुछ बताइए डिटेल्स, कौन से रीजन में ज्यादा सेल हुई, किस तरह की कैटेगरी में ज्यादा सेल हुई? आपको भी और आपके इस चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को भी मैं देश के 8 करोड़ व्यापारियों की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो दिवाली हुई है वो रिकॉर्ड 10 साल का तोड़ा है और 1,25,000 करोड़ रुपए लगभग व्यापार हुआ पूरे देश में। और यदि जब हम व्यापार की बात करते हैं तो दो चीजें यहाँ पर समझनी जरूरी है कि हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए चाइना से सामान दिवाली पर आता था और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस बार 1 रुपए का भी सामान चाइना से नहीं आया। सीधे तौर पर 50,000 करोड़ रुपए की चपत देश के व्यापारियों ने देश के लोगों के साथ चाइना को लगाई है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 50,000 करोड़ यदि चाइना को का व्यापार नहीं हुआ तो फिर किसने उस जगह को पूरा किया? उस जगह को पूरा किया हमारे देश के छोटे उद्योग ने, गली शहर मोहल्ले गांव कस्बों में रहने वाले कुम्हारों ने, शिल्पकारों ने। जो हमारा त्योहार है सेंटिमेंटल था और ये सेंटिमेंट यहाँ से शुरू होता है कि व्यापार जो पिछले 2 साल के अंदर काफी पीछे पहुंच गया था, अब कंज्यूमर्स का सेंटिमेंट और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस वो हमारे छोटे हमारे बाजारों पर आया है। और ये केवल दिवाली का फेज नहीं था। अभी मैं आपको बताऊं तो 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक शादी का सीजन आने वाला है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक नए साल का सीजन आएगा। 14 जनवरी के बाद से लेकर के फिर शादी का एक सीजन शुरू होगा। तो ये जो सेंटिमेंट इस बार आया है ये लगातार चलने वाला एक सिस्टम है जो पिछले 2019 या उससे पहले के वर्षों में हम लगातार बाजारों में देख रहे थे। ये वो है। तो जो कोई भी इसको बोलता है ये रिवेंज बाइंग है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसका पार्टीजन एटीट्यूड है। ये रिवेंज बाइंग बिल्कुल भी नहीं है, ये हमें समझना होगा। और हमारे देश भर के 8 करोड़ व्यापारियों ने इस सेंटिमेंट को देश के कोने कोने तक ले जाने की पूरी तैयारी की है। और अब जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव होती जाएगी तो हमारा अपना अनुमान है कि दिसंबर के अंत तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स के द्वारा हिंदुस्तान के बाजार में होगा। और यदि वो 3 लाख करोड़ रुपया बाजार में आता है तो पिछले 1.5 साल से आर्थिक तंगी से जूझ रहे जो हमारे व्यापार है उनको बड़ी राहत मिलेगी। तो और हमें यह भी देखना होगा कि दिवाली पर किन सेक्टर्स में इस बार ये सारा हुआ। ये सेक्टर कोई दिवाली त्योहार से रिलेटेड सेक्टर नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो फर्निशिंग फैब्रिक में आया, खिलौनों के अंदर में आया, जो हमारे लोकल उत्पाद है उनके अंदर में आया। पहली बार ये हुआ कि हमारी जो डोमेस्टिक स्मॉल इंडस्ट्री है या हमारे आर्टिजन्स हैं और जो हमारे क्राफ्टमैन है उनको एक बड़ा बाजार मिला है। अब तक उनको बाजार नहीं मिलता था तो वो बाजार में हमने उनको ये कहा कि आप प्रोडक्शन करिए, जरूरत है तो पैसा हमसे लीजिए और आप अपना माल बना करके दीजिए, हम उसको देश के कोने कोने में लेकर के जाएंगे। तो ये जो मोटा मोटा ये जो अभी 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ
मेरा अपना मानना है कि 14 जनवरी से लेकर के और 14 नवंबर से लेकर के दिसंबर तक लगभग 75,000 करोड़ रुपए का व्यापार और हिंदुस्तान के अंदर में होने वाला है। और ये लगातार एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अब हुआ और उसके बाद में बिल्कुल रिसेशन आ गया। बाजार के नए एवेन्यूज खुले हैं। अभी आपको जैसे मैंने पहले भी कुछ मीडिया के मित्रों को बताया कि इस बार पैकेजिंग का एक नया व्यापार का वर्टिकल खुला है। 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार केवल पैकेजिंग के अंदर में हुआ है और हमें उस पैकेजिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करके उसको आगे ले जाने की जरूरत है। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इन सारे विषयों पर लगातार चर्चा कर रहा है, लगातार बातचीत कर रहा है। 16 तारीख को हमने देश भर के व्यापारियों की एक जूम में मीटिंग बुलाई है। हम उसमें बात करेंगे कि सेंटिमेंट्स को आगे कहां तक हमें लेकर के जाना है। चलिए, तो ओवरऑल देश और इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर। हम आगे बढ़ते हैं। अब आप एयरलाइन टिकट भी किश्तों या ईएमआई पर खरीद सकते हैं। जी हां, स्पाइसजेट ने अपने ग्राहकों के लिए ये ऑफर लॉन्च किया है और स्पाइसजेट की इस पेशकश के बारे में तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। बड़ी संख्या में हवाई मुसाफिरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और साथ ही अपनी एयरलाइन की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए स्पाइसजेट एयरलाइन एक नई योजना के साथ सामने आई है और इस योजना का नाम है बुक नाउ एंड पे लेटर, यानी कि आप अपनी एयरलाइन टिकट अभी बुक कर सकते हैं और चाहें तो उसका भुगतान आप ईएमआई या किश्तों में कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप एयरलाइन टिकट बुकिंग का जो भुगतान है उसको 3 महीने, 6 महीने या फिर 9 महीनों के किश्तों में कर सकते हैं। एयरलाइन को उम्मीद है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए उनको न केवल ज़्यादा मुसाफिरों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाने में सफलता मिलेगी, बल्कि जो मौजूदा फाइनेंशियल दिक्कतें हैं एयरलाइन के साथ में, उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से अब आप टीवी ईएमआई पर लेते हैं, आप लैपटॉप ईएमआई पर लेते हैं, उसी तरीके से अब आप अपनी एयरलाइन टिकट भी ईएमआई या फिर किस्तों पर ले सकते हैं। और इसी योजना के तहत स्पाइसजेट एयरलाइन बुक नाउ एंड पे लेटर स्कीम के साथ सामने आई है। इसके लिए एक फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में स्पाइसजेट ने करार किया है और ये योजना को आप एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर के टिकट बुकिंग के जरिए आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। एयरलाइन को उम्मीद है कि इस तरीके की योजना के जरिए उनको जो अभी डिमांड में एक पीक देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग एयर ट्रैवल ऑप्ट कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया से अपने बकाया राशि की वसूली के लिए तेल कंपनियां वित्त मंत्रालय के पास पहुंची है और एयर इंडिया पर करीब 4,000 करोड़ रुपया उधार है और विनिवेश के बाद तेल कंपनियां ये पैसा वापस चाहती हैं। 18 स्वदेश को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बकाया भुगतान को लेकर वित्त मंत्रालय एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी बना सकता है। तमाम डिटेल्स खबर की दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, क्या डिटेल है इस खबर को लेकर, बताएं। देखिए, एयर इंडिया के विनिवेश के बाद उसके ऊपर जो सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनका जो बकाया है उसका भुगतान कैसे होगा, इसके लिए तीनों ही सरकारी कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है और इस बात की मांग की है कि इसका एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि कैसे बकाये का भुगतान जो है वो एयर इंडिया करेगा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से एक सेपरेट एसपीवी बनाने पर विचार किया जा रहा है ताकि जो तेल मार्केटिंग कंपनियों का जो बकाया है उसका भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ करीब 2 से 3 दौर की बैठकें जो हैं वो हो चुकी है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, और इसको जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि एयर इंडिया के ऊपर तीनों ही कंपनियों का करीब 3500 से 4,000 करोड़ रुपए का बकाया है इंटरेस्ट की रकम के साथ, जिसमें आईओसी का करीब 2,000 से 2,300 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया है। एचपीसीएल का जो बकाया है वो करीब 900 से 1,000 करोड़ रुपए के आसपास है ब्याज की रकम के साथ, और इतना ही रकम करीब बीपीसीएल का भी है। वित्त मंत्रालय जो है कई तरह के मॉडल पे विचार कर रहा है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। तेल कंपनियों ने भी इसमें कुछ सुझाव दिए हैं और सूत्र बता रहे हैं कि अगले हफ्ते एक और अहम बैठक हो सकती है वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ और इस मैकेनिज्म को जो है अंतिम रूप दिया जाएगा और तब ये तय होगा कि कैसे आने वाले दिनों में जो है एयर इंडिया की तरफ से जो ओएमसीज हैं उनके बकाये का भुगतान होता है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स देने के लिए प्रकाश। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बताएंगे कि मनी मंत्रा में क्या रहा खास आज और मिलवाएंगे आज के स्वदेश हीरो से। बने रहिए।
ईटी नाउ का अपने दर्शकों से वादा रहा है राइज विद इंडिया, और हम इस वादे को कई सालों से निभा रहे हैं और हर हिंदुस्तानी को भारत की तरक्की में हिस्सेदार बनने का न्योता दे रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कोविड के कठिन माहौल में चीज़ें तेज़ी से बदली है और ये बात साबित हुई है कि जो भी बदलाव को खुले दिल से स्वीकार नहीं करेगा वो पीछे रह जाएंगे। तमाम चुनौतियों और ग्लोबल पैंडेमिक के बावजूद भारत की इकॉनमी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। स्टॉक मार्केट नए शिखर पर है, रिकॉर्ड संख्या में डीमैट अकाउंट खुले हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत का प्रदर्शन ये दिखाता है कि देश में बदलाव की हवा काफ़ी तेज़ हो चुकी है। लोगों को ये महसूस होने लगा है कि सपनों को पूरा करने के लिए निवेश के तरीके बदलने होंगे। अब सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे लगाने या सोना या प्रॉपर्टी खरीदने से काम नहीं चलेगा। ईटी नाउ हर भारतीय की तरक्की में मददगार बनना चाहता है और इस मुहिम में हमारा ये हिंदी में नए चैनल का लॉन्च हमारी तरफ से देश और देशवासियों की प्रगति की ओर हमारा योगदान है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा अटूट भरोसा है। हम अपनी सारी एक्सपर्टीज और हमारे ब्रांड के प्रति आपके विश्वास को समेट कर राइज विद इंडिया के अपने इस अभियान को अब ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम से करोड़ों हिंदी दर्शकों तक लाएंगे और निवेश के नए इंकलाब में आपके साहस का साधन बनेंगे। इसीलिए ईटी नाउ स्वदेश का नारा रहेगा, बदलो बढ़ो देश के साथ। Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. Global experts will share their insights on India's path to the future. At Times Now Summit 2021, celebrating India at 75, shaping India at 100. Presented by Herbal Life Nutrition. Powered by Darwin Platform Group of Companies. Never stop moving forward. Driven by Maruti Suzuki. बॉलीवुड पर छाया है एनएफटी का क्रेज। जी हां, दबंग स्टार सलमान खान से लेकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, थलाइवा, रजनीकांत और अब सनी लियोनी सब एनएफटी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन क्या है ये एनएफटी और सेलिब्रिटीज के बीच दिलचस्पी की वजह, और क्या आपको एनएफटीज में निवेश करना चाहिए? आइए आपको बताते हैं मनी मंत्रा में। आपके आर्थिक लक्ष्य तब पूरे होंगे जब आपकी निवेश की गाड़ी लगातार चलती रहेगी, यानी आप अनुशासित तरीके से अपनी निवेश की रणनीति पर बरकरार रहें, अपने निवेश को बरकरार रखें। और ये सब कैसे होगा, किस तरह से बनाएंगे आप अपने लिए एक निवेश रणनीति? इस तमाम गुत्थी को सुलझाने के लिए मनी मंत्रा रोज आपके लिए खास पेशकश लेकर आता है, जहां पर निवेश से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम बारीकी से आपको समझाइश देते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या और साथ ही mymoneymantra.com के फाउंडर और एमडी राज खोसला। आप दोनों का इस खास पेशकश में स्वागत है। बॉलीवुड पर छाया हुआ है एनएफटी का क्रेज। जी हां, दबंग स्टार सलमान खान से लेकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, थलाइवा, रजनीकांत और अब सनी लियोनी भी सब एनएफटी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आखिर एनएफटी क्या है और इसका बॉलीवुड कनेक्शन क्या है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो अगर हम देखें तो सलमान खान ने बॉलीकॉइन के साथ अपना एनएफटी का करार किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देश का पहला क्रिप्टो टोकन कारी के नाम से, जो कि चिंगारी के साथ सलमान खान ने लॉन्च किया है, ये अपने आप में काफ़ी सुर्खियां ऑलरेडी बटोर चुका है। आगे अगर हम बढ़े तो हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपना एनएफटी कलेक्शन जो है इसका ऑक्शन किया है। हम सब जानते हैं 1 मिलियन से ज़्यादा की बोली लगी है केवल एक दिन में। मधुशाला, जो कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ में रिकॉर्ड की गई है, इस एनएफटी के द्वारा बेची गई है। लोगों ने जो भी एनएफटी की बोलियां लगाई हैं, जो खरीदा है, उन सबको मधुशाला इनकी आवाज़ में सुनने को मिलेगी। डिजिटल फॉर्मेट में इसको रखा गया है। कैसे, आपको आगे बताएंगे।
इसके अलावा फिल्मी करियर से जुड़े यादगार पल भी हैं अमिताभ बच्चन के एनएफटी में। और सनी लियोनी जो कि मिसफिट्स के नाम से अपना कलेक्शन ला चुकी हैं एनएफटी, आपको बता दें 9600 एनएफटी यूनिक इथेरियम ब्लॉकचेन के जरिए इसमें डाले गए हैं। इसके अलावा ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं हॉलीवुड के, बॉलीवुड के और एंटरटेनमेंट की दुनिया के बड़े नाम, भले ही वो यूट्यूब स्टार अमित बदाना हो, रैपर रफ्तार हो, मिक्का सिंह हो, द ग्रेट खली हो, ये सब एनएफटी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और अपने अपने एनएफटी बाजार में ला चुके हैं। यहाँ तक कि क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें तो दिनेश कार्तिक, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने अपना पहला एनएफटी जब बेचा था $2.9 मिलियन का उनको रिस्पांस मिला है। तो एनएफटी हम देख सकते हैं कि सेलिब्रिटीज में तो क्रेज है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा क्रेज है लोगों में जो इसे खरीद रहे हैं। किस तरह के लोग इसे खरीद रहे हैं? क्या आपको भी एनएफटी खरीदना चाहिए? क्या इस तरह के कलेक्टिबल्स जो आप एनएफटी के जरिए इकट्ठा करते हैं, क्या एक लॉन्ग टर्म निवेश रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं? इसी तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे हमारे मेहमानों से बारीकी में। आज समझेंगे कि एनएफटी क्या आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अर्नव जी, आसान भाषा में मुझे समझना है, एनएफटी का मतलब क्या है? एनएफटी को अगर हम उसका पूरा फुल फॉर्म देखें तो वो है नॉन फंजिबल टोकन्स। अब नॉन फंजिबल यानी कि समथिंग विच इज यूनिक, यानी कि उसे रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। और टोकन जो होता है वो आपको एक डिजिटल फॉर्म में ये सभी चीजें होती है जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती। तो आसान भाषा में अगर हम समझना चाहे तो एनएफटी जो होता है वो एक यूनिक चीज होती है जो डिजिटल फॉर्म में है। तो डिजिटल फॉर्म में जब आप बात करते हो तब वो एक फोटो हो सकता है, वो एक गाना हो सकता है, वो एक कविता हो सकती है, वो एक इवन पिक्चर हो सकता है। तो ये सभी चीजें जो है, म्यूजिक हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स है जो डिजिटल फॉर्म में है और एक यूनिक आइडेंटिटी धराते हैं, उसे हम एनएफटी कहते हैं। एनएफटी जैसे इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगा चुके हैं उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए रिस्क फैक्टर्स इसमें कई सारे हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो यही है कि आपके पास एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई कानून नहीं है इसके लिए। दूसरा ये है कि जो भी लोग अभी एनएफटी लॉन्च कर रहे हैं, अब आप उनके ऑक्शन में आपने बिड करके खरीद तो लिया है, लेकिन इसकी आगे चलकर वैल्यू हम कैसे आके, क्या इनकी एनएफटी की वैल्यू गिर जाएगी, क्या मुझे आगे इसको बेचना मुश्किल हो जाएगा? ये सब चीजें मेरे लिए कितनी घातक हो सकती है मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए? अर्नव जी, देखिए मैं ऐसे देखता हूं कि ये आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं, लेकिन एक कलेक्टिबल की तरह देखना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क होता है, रेगुलेटर होता है, सिस्टम्स होते हैं जो यहाँ पर नहीं है। ये आपको एक कलेक्टिबल की तौर पे देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें रिस्क तो ज्यादा है ही, क्योंकि देखिए जब आप कोई चीज ऐसे खरीद रहे हैं तो उसका जो मार्केट वैल्यू जो डिटरमिनेंट है वो कल बदल सकता है। तो इसीलिए खास करके जब आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सॉन्ग आपने खरीद लिया है, तो कल सॉन्ग की वैल्यू कम हो जाती है या सिंगर की वैल्यू कम हो जाती है, या आपको शायद ऐसा भी हो कि आपको कोई खरीदने वाला मिले ही नहीं उस चीज को लेके। क्योंकि मान लीजिए कि पूरा जो एनएफटी का कंसेप्ट है वो आज की तारीख में क्रिप्टो के हिसाब से इतना एक्साइटमेंट और सभी लोगों को बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के इसमें इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कल उसमें भी एक जैसे कोई थोड़ा बस्ट आ जाए पूरे सेक्टर में, तो वहां पर भी आप उसकी वैल्यू गिरते देखेंगे। तो ये एक बड़ी रिस्क फैक्टर तो है ही। तो मेरा ये भी कहना है कि निवेशक अगर आप उस तरीके से देखते हैं तो आप अपना नजरिया आपको बदलना होगा, क्योंकि आप इसे पैसा कमाने का जरिया मान के चलेंगे तो उसमें गलती होने की और ये रिस्क में आपके पैसे फंस जाने की भी गुंजाइश रहती है। क्योंकि देखिए ओवरऑल जब आप पेमेंट करते हैं इसके लिए तो आप क्रिप्टो में करते हैं, बिकॉज एनएफटी मेनली इज बेस्ड ऑन द एथेरियम ब्लॉकचेन, तो उसमें उसी में पेमेंट करना पड़ता है। अगर कल कोई भी कानून अब क्रिप्टो के लिए आ जाता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडियन इन लोगों पे इस पे पड़ेगा जो इसमें निवेश कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं।
तो आप इसे ध्यान में रख के चलिए कि आप किस प्रकार का, अगर आप इसमें कुछ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर मनी मंत्रा में कमाई का मंत्र, मुनाफे का मंत्र आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिल सकता है, उस पर तो हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं हमारे आज के स्वदेश हीरो की। जब भी भारतीय स्टेट बैंक की बात आती है तो लोगों के दिलों में विश्वास आ जाता है, उनका जो दिल है वो विश्वास से भर जाता है। लोग पूरे भरोसे के साथ बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं। लोगों को बैंक पर ये भरोसा यूं ही नहीं है, क्योंकि इस भरोसे के पीछे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 200 साल से ज्यादा पुराना इतिहास। भारत का सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक है। जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नींव पड़ी। ब्रिटिश भारत के दौरान बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास का विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया, बाद में जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ और 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का मकसद था ग्रामीण विकास। आज दूर दराज के गाँव में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है और यही वजह है कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक भी है। 1955 में बैंक के सिर्फ 480 ऑफिस थे, लेकिन आज भारतीय स्टेट बैंक अपने 22,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस के साथ सबसे बड़ा भारतीय बैंक है, जो देश भर में 64,000 से ज्यादा एटीएम, 70,000 से ज्यादा आउटलेट के विशाल नेटवर्क के जरिए काम कर रहा है। घरेलू बैंकिंग बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1/4 हिस्सेदारी है। वहीं बैंक 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की मदद से 45 करोड़ से भी अधिक ग्राहकों की सेवा कर रहा है। एसबीआई की भारत के अलावा विदेशों में भी शाखाएं हैं। इसके 31 देशों में 229 ऑफिस हैं। 1 अप्रैल 2017 को 5 सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय हुआ और इस विलय के बाद ये दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों की सूची में शामिल हो गया। भारतीय बैंकिंग इतिहास में ये सबसे बड़ा विलय था। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैप 4,75,000 करोड़ से ज्यादा है। एसबीआई को विश्व स्तर पर फॉर्चून 500 कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है। मौजूदा वक्त में दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं, जो इससे पहले एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। 200 से भी ज्यादा सालों की विरासत के कारण भारतीय स्टेट बैंक भारतीयों का विश्वसनीय बैंक बन गया है और इसीलिए हमने चुना है भारतीय स्टेट बैंक को आज का स्वदेश हीरो। चलिए, तो हमारे साथ खुद दिनेश कुमार खारा जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। ये बताएं कि देश के सबसे बड़े बैंक के नाते आपकी जिम्मेदारियां भी हमेशा ज़्यादा ही रहती होंगी, बड़ी होती होंगी। तो पहला सवाल एसेट क्वालिटी को लेकर ही है। एसेट क्वालिटी को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कैसे बेहतर इसको बनाया जा रहा है? मेरा ये मानना है कि जहाँ तक एसेट क्वालिटी का सवाल है, हम लोगों ने कॉर्पोरेट क्रेडिट का अंडरराइटिंग काफ़ी स्ट्रेंथन किया है और साथ ही साथ द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी हमने कॉर्पोरेट में जहाँ भी स्ट्रेस दिखाई दिया उसके लिए प्रोविजन किया है। तो जहाँ तक कॉर्पोरेट क्रेडिट का सवाल है, मेरे को कोई इसमें आश्चर्य आने वाले दिनों में नहीं दिखाई देता, जहाँ तक कि अधिक प्रोविजनिंग करने का सवाल होगा। और रिटेल बुक में हम लोगों का अंडरराइटिंग काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का अंडरराइटिंग है और साथ ही साथ कलेक्शन मशीनरी में जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको भी हमने दूर कर दिया है। तो इस कारण से मेरे को आशा है कि हमारा रिटेल बुक भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि एसेट क्वालिटी हमारी इसी लेवल पर रहेगी या इससे इम्प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि एक कमर्शियल बैंकर होने के नाते हमें जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ता है। तो इसलिए इन एनी केस हमारा एसेट क्वालिटी जो है की पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको इसी रेंज में रखें और क्रेडिट कॉस्ट को भी जो है, जो कि अभी हमारा 0.46% है, उसको भी हम विद इन 1% रखकर जो है रखने की कोशिश में रहेंगे। हालांकि कोशिश यही रहेगी कि क्रेडिट कॉस्ट जो है 0.46 के करीब ही रहे, 0.46, 0.50, लेकिन इन एनी केस 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये हमारी पूरी तरफ से कोशिश है। थोड़ा सा अगर विस्तार से बात कर पाएं कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ पर, तो इसको लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या लक्ष्य हैं?
देखिए, कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ का जहाँ तक सवाल है, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से काफ़ी कुछ लिंकअप होती है, क्योंकि मैक्रो लेवल पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 60% है। और लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि इस अक्टूबर के महीने में हमने देखा है कि कॉर्पोरेट में भी जो है क्रेडिट का अपटिक आना शुरू हुआ है, और अगर डिमांड इसी तरह से स्ट्रांग होती रही तो मेरे को पूरी आशा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होने से वर्किंग कैपिटल का अवेलमेंट भी इंप्रूव होगा, और जो अनयूटिलाइज टर्म लोन लिमिट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन भी होगा। तो इस तरह से मेरे को आशा है कि इस क्वार्टर में कुछ ग्रोथ दिखाई देगा, और पूरी आशा करता हूँ कि फोर्थ क्वार्टर में जो है ग्रोथ और भी अधिक होने की आशा है। बिल्कुल, थोड़ा आपके यूनो प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं। लोगों को आपने ये प्लेटफॉर्म की सर्विस दी है और काफ़ी पसंद भी आ रही है उन्हें। ये बताएं कि आने वाले दिनों में यूनो को लेकर क्या योजना है आपकी? हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग ऑफर करना शुरू किया था तकरीबन 20 साल पहले, 2001 से, और अभी हमारे इंटरनेट बैंकिंग के कस्टमर हैं 9 करोड़ और लिटिल मोर देन 9 करोड़। और जहाँ तक योनो का सवाल है, योनो में 4,40,000 के करीब हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, और एक दिन में तकरीबन 1 करोड़ के करीब लॉगिन होते हैं योनो में। तो इस तरह से योनो की एडॉप्शन काफ़ी अच्छी हुई है, और आने वाले दिनों में मैं आशा करता हूँ कि जितनी फंक्शनैलिटी इसमें अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डिजी बैंक है, इसमें हमारे पास फाइनेंशियल सुपर स्टोर है, इसमें हमारे पास ई कॉमर्स है। ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, इनसे ये ऐप मैनी रिस्पेक्ट्स एक बड़ा यूनिक ऐप बन जाता है, और पूरी आशा है कि हमारे ग्राहक इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे, और इसके द्वारा जो कन्वीनियंट बैंकिंग हो गई है उसका पूरा लाभ उठाएंगे। यही मैं कहना चाहूँगा योनो के बारे में। और जहाँ तक योनो कृषि में भी हमने जो है काफ़ी काम किया है। योनो कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग जो कि हमारा एक पहला प्रोडक्ट था, उसको भी हमने योनो में के माध्यम से उपलब्ध करवाया है, जिसमें कि काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन है। एलसी वगैरह को ओपन करने का काम बहुत आसान हो गया है। योनो ग्लोबल भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि जो ग्राहक अपना ओवरसीज से रेमिटेंस वगैरह आती हैं उनके पास, तो वो भी अपने परिजनों को कहकर योनो के माध्यम से रेमिटेंस मंगवा सकते हैं। और ये हमारे 7 ज्योग्राफीज में ये ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, और आने वाले दिनों में और इसका हम और भी विस्तार करने वाले हैं। ये बताएं हमें कि कोविड के दौर में लोगों को डिजिटाइजेशन की तरफ मोड़ा है साफ तौर से, लेकिन एसबीआई के बारे में ये बताएं हमें कि इस डिजिटल दौर में अपने कंपेटिटर्स से आप कैसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? आपसे ये बतलाना चाहूँगा कि योनो कोविड से पहले हम लोगों का 59% ट्रांजैक्शन डिजिटल हुआ करता था। अभी जो है तकरीबन 76-77% ट्रांजैक्शन डिजिटल हो चुका है। तो हम लोग डिजिटल की दौड़ में कहीं पीछे नहीं हैं। हम डिजिटल की दौड़ में बराबर मुकाबला कर रहे हैं, और हमें पूरी आशा है कि हम अपने सभी ग्राहकों को डिजिटल रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब उपलब्ध करवाएंगे। और हमारी रीच को देखते हुए, जो कि जो है तकरीबन 22,000 ब्रांचेज जो हमारे पास हैं, उनके माध्यम से हमारी रीच कहीं ज़्यादा है बनिस्बत के हमारे कंपटीशन के। तो इसीलिए मेरे को पूरी आशा है कि हम कंपटीशन को बहुत अच्छे से मीट आउट कर सकते हैं, और अपने ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। जहाँ तक कि डिपॉजिट का सवाल है, लोन्स का सवाल है, योनो की कन्वीनियंस का सवाल है, ई कॉमर्स का सवाल है, बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का सवाल है, जो कि हम सब जो है योनो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं, और अपनी ब्रांचेस के माध्यम से भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए मेरे को पूरी आशा है कि हम अपने कंपटीशन से बहुत अच्छी तरह से जूझ सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि एसबीआई इसी तरह से तरक्की की राह पर बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे तिमाही नतीजों की बात करते हैं। ब्रिटानिया के तिमाही नतीजों का ऐलान हो चुका है और कैसे रहे हैं नतीजे, हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, बताएं कैसे रहे हैं नतीजे? ब्रिटानिया ने अपने Q2 FY22 नंबर्स पोस्ट किए और देखा जाए तो ब्रिटानिया के नंबर्स ओवरऑल टॉप लाइन पे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, पर जहां पे मिस है वो है इबिटा मार्जिन्स और प्रॉफिट पे काफ़ी बड़ा मिस है, तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग मिस आया हुआ है। यहाँ पे देखा तो प्रॉफिट्स आए हैं सिर्फ 381 करोड़ वर्सेस 495 करोड़ की लास्ट ईयर था, तो प्रॉफिट्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन हुआ है ये टाइम अराउंड, मोर देन अराउंड 30% ऑफ डिक्लाइन कमिंग इन द प्रॉफिट। मार्जिन्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मार्जिन्स में भी काफ़ी प्रेशर है ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर ट्रेंड जो देखे थे। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस कंपनी की अगर देखी जाए, रॉ मटेरियल प्राइसेस थी तो वो वेदर वेजिटेबल प्राइसेस है या पाम ऑयल प्राइसेस या देखिए या पैकिंग मटेरियल प्राइसेस, काफ़ी इन्फ्लेशन था। कंपनी ने भी हाईलाइट किया है 54% इन्फ्लेशन देखी थी पाम ऑयल प्राइसेस में, इंडस्ट्रियल फूल भी 35% अप है और पैकिंग मटेरियल भी 30% अप है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो कंपनी ने देखी हुई थी वो 14% है ये क्वार्टर में। तो ओवरऑल उन्होंने मिटिगेट की थी थोड़ी रिस्क ये इन्फ्लेशन की, कॉस्ट मेजर्स लेके, एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, पर वो इनफ नहीं है और कंपनी ने बोला है कि वो इनिशिएट करेंगे नेसेसरी प्रोसेस जो प्राइस इंक्रीजेस के होंगे, वो प्रोसेस अक्रॉस पोर्टफोलियोज में भी अब हम देख सकते हैं। पर एज ऑफ नाउ ब्रिटानिया के मार्जिन्स और प्रॉफिट काफ़ी प्रेशर में है ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर ट्रेंड्स एंड रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी हाई होने के कारण, वाइल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज एक्चुअली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। तो देखते हैं ब्रिटानिया क्या करता है कल के ट्रेड में। विनी, तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। दूसरी ओर ऑरबिंदो फार्मा की दूसरी तिमाही के नतीजे भी पेश हुए हैं और कंपनी की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफे की अगर बात करें तो 808 करोड़ से कम होकर 697 करोड़ रुपए ये आंकड़ा आया है और कंपनी की कंसोलिडेटेड आय में भी हमने देखा है कि कमी दर्ज हुई है। कंपनी के मार्जिन में भी हल्की सी गिरावट हुई है और यहाँ पर आपको बता दें कि कंपनी ने ₹1.5 प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं, IRCTC से जुड़ी एक अहम खबर। IRCTC कोविड की वजह से बंद पड़े केटरिंग सर्विस को फिर शुरू कर सकती है। जल्द ही रेडी टू ईट केटरिंग योजना को विस्तार यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन चलिए, क्या है ये पूरी योजना, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित समझा रहे हैं। बिल्कुल, कैटरिंग की दिशा में IRCTC अपने नए कदमों के जरिए न केवल आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बल्कि जो अक्सर कैटरिंग को लेकर के या खान पान को लेकर के मुसाफिरों की शिकायतें रहती हैं रेलवे मुसाफिरों की, उसको भी कम करने की तरफ IRCTC कदम बढ़ा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द रेलवे मंत्रालय IRCTC को एक फॉर्मल या औपचारिक लेटर जारी कर सकता है और वो लेटर होगा कि जो मौजूदा रेडी टू ईट स्कीम है इसको वो पूरी तरीके से रेलवे के अलग अलग ट्रेनों में, यात्री ट्रेनों में वो लागू कर सकते हैं। दरअसल कोविड पैंडेमिक पीरियड के दौरान कैटरिंग बिजनेस को रोक दिया गया था। लोगों को जो खान पान रेल सफर के दौरान मुहैया कराया जाता था उसको रोक दिया गया था और उसके एवज में जो पैकेज्ड फूड रेल मुसाफिरों को दिया जाता था, जिसमें बड़े नाम थे जैसे ITC, MTR, यहाँ तक कि टाटा भी पैकेज्ड फूड मुहैया कराता है। तो इनके जो फीडबैक रेल मुसाफिरों से मिले हैं उसके बेसिस पर उसको उत्साहित होकर के IRCTC अब यही रेडी टू ईट स्कीम को औपचारिक रूप से बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में ट्रेनों में लागू करने की तैयारी कर रही है। IRCTC को भरोसा है कि अब और भी बड़े नाम या कई प्लेयर इसमें उनके साथ आएंगे, जिससे जाहिर है कि IRCTC की मौजूदा आमदनी में इजाफा होगा। साथ ही जो खान पान को लेकर के अक्सर शिकायतें रहती हैं, वो ऐसे दिग्गज नामों के साथ आने से वो शिकायतें भी काफी हद तक दूर हो पाएंगे। फिलहाल हम देखें तो IRCTC कैटरिंग से लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए कमा लेती है, लेकिन रेडी टू ईट स्कीम आने से IRCTC को भरोसा है कि ये जो कमाई है वो काफी हद तक बढ़ पाएगी। IRCTC ने भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े स्थानों के दर्शन के लिए आधुनिक सुविधाओं की एक ट्रेन शुरू की है। ये रामायण सर्किट ट्रेन दिल्ली से निकलकर 17 दिन तक 7,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये स्पेशल ट्रेन अयोध्या, सीतामढ़ी, चित्रकूट, नासिक, प्राचीन किशिकंधा नगरी होते हुए रामेश्वर तक जाएगी और रामायण सर्किट नाम की ये दूसरी ट्रेन 16 नवंबर को, तीसरी ट्रेन 25 नवंबर को, 27 नवंबर को चौथी ट्रेन
और 5वीं ट्रेन 20 जनवरी को चलाई जाएगी। त्योहारों के मौसम में राजधानी दिल्ली को पोल्यूशन की डबल मार झेलनी पड़ रही है। शहर का AQI लेवल अभी भी 400 के पार बेहद खराब की श्रेणी में बना हुआ है। एक तरफ हवा में प्रदूषण का असर तो दूसरी तरफ पानी में भी प्रदूषण का कहर। यमुना के पानी में चारों तरफ सफेद झाग फैला हुआ है और यमुना पानी में फैली गंदगी और अमोनिया के बढ़े हुए स्तर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हमारे सहयोगी वरुण भंसाली ने हालात का जायजा लिया तो पाया कि छठ व्रती गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। श्रद्धालु हमें दिखे, लेकिन उन श्रद्धालुओं के साथ इस वक्त जो आस्था पर चोट है वो ये है कि आज उन्हें वो जो डुबकी लगानी थी, अपनी आस्था जो पूरी करनी थी, वो छठ मैया की जो पूरी पूजा उनको करनी थी, वो आज एक जहरीले पानी में करना होगा। इसी पानी को पवित्र मानकर ये इसमें डुबकी लगाते हैं, इसमें खड़े होते हैं, घंटों तक सूर्य भगवान को पूजते हैं। पूरी एक पूजा में बहुत बड़ा रोल होता है उस पानी का, उस नदी के जल का, और वही जहरीले पानी में आज ये डुबकी लगानी पड़ रही है और उसी पूजा को पूरा करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से आप कुछ भी कहिए, किसी भी सरकार की बात करिए, लेकिन आज कोई भी इंतजाम इन घाट पर नहीं है। उनकी आस्था पर एक बड़ी चोट है, लेकिन उसके बावजूद अपनी आस्था को पूरी करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। कोई इंतजाम नहीं हुआ है, किसी ने कुछ सोचा भी नहीं। आप लोग इतना पूजा करने के लिए पूजा तो कर ही रहे हैं, देख रहे कितने गंदे संदे, इसमें तो नहाने ही पड़ेंगे। अब क्या करें, ये तो जहरीला पानी है, उसमें क्या करोगे? जहरीला भी होए तभी भी नहाना ही पड़ेंगे ना। यही पानी शुद्ध होता है तो कैसे नहीं करेंगे? इसी पानी को आप पवित्र मानते हैं? पवित्र यही पानी शुरू से देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहुंचे हैं। आप लोग आए, क्या होता है मतलब छठ पे? अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो इस पानी में डुबकी लगाने का क्या मतलब होता है? हमारे से क्या मतलब होते हैं, जो लहसुन प्याज हम सब खा लेते हैं ना, अगर इसमें नहा लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद अब एक बार और फिर आना होता है पानी में डुबकी फिर आएंगे, वो जो सुबह में जो रख देगा ना, फिर आएंगे। और इस जहरीले पानी में ही देने के लिए तैयार हैं आप लोग, क्योंकि कोई इंतजाम किसी ने नहीं किया आपके? कोई नहीं, सर ने कोई नहीं किया। सरकार को करना चाहिए, नहीं इंतजाम जरूरी है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं कि किस तरह से वो डुबकियां लगाई जा रही हैं और वो मान्यता को पूरा करा जा रहा है, अपनी आस्था को पूरा करा जा रहा है। लेकिन आज ये आस्था आपको देखिए वो कितनी बड़ी बात है। देश की राजधानी दिल्ली में लोग अपनी आस्था पूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन जहरीले पानी में उनको डुबकियां लगानी पड़ती हैं। और इसी जहरीले पानी को वो आज से सालों से ये कह रहे हैं कि हमारे लिए पवित्र जल है, और इस स्थिति को पिछले बहुत से सालों से सुधारने में कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पाई।